प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 6 बेटा वी लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं बेटा, वो किन पर्टिकुलर उसकी जो लाक्षणिकता, उसके जो लक्षण जो हैं वो क्या हैं। टोटल 14 बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिसके बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर है। द कॉन्स्टिट्यूशन विच came into force on 26 January 1950 is considered as the largest extensive and detailed written document. Given below is the basic and salient features of it. Clear beta? Three words are used: largest, extensive and beta detailed. क्लियर? यहाँ पे बेटा दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटेंसिव यानी कि उसकी महत्तम कक्षा तक बेटा उसको डिटेल्ड वे में, मैंने पहले भी जब डिस्कस किया था तब भी ये कहा था कि बिल्कुल मिन्यूट टू मिन्यूट, बिल्कुल बारीक से बारीक हर उस सब्जेक्ट का ध्यान रखा गया है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हर उस बात का ध्यान रखा गया है, क्योंकि इंडिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है बेटा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद दूसरे देशों में नहीं है लेकिन हमारे कंट्री में है। तो कम्प्लीटली लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो उसके बेसिक फीचर्स क्या है? तो फर्स्ट है रिटन डॉक्यूमेंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बेटा। एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, इंडिया अलॉन्ग विद द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म। ठीक है, ब्रिटेन और इजराइल को अगर छोड़ दे बेटा तो दुनिया के लगभग सभी डेमोक्रेटिकल कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, जिसमें इंडिया का सब डेमोक्रेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। ब्रिटेन और इजराइल भी बेटा डेमोक्रेटिक कंट्री हैं पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेशन में नहीं है। Considering the social, geographical diversity, circumstances and prehistorical nations, the Constitution Assembly has kept the detailed drafted constitution in written form. Clear? यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि जो हमारे कंट्री का सोशल यानी सामाजिक बेटा हमारी जो सोसाइटी है, दैट जियोग्राफिकल उसका मतलब जिस तरीके की उसकी फिजिक है, और जो अलग अलग तरीके के बेटा सर्कमस्टेंसेस है, उसका जो प्री हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एरा रहा है। जैसे कि प्री हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एरा में हमारे इंडिया का ये जो मल्टी कल्चर प्रिपेयर हुआ था, कास्ट, क्रीड, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब कुछ इसमें आ जाता है बेटा, जिसके बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी असेंबली के अंदर बेटा इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। क्लियर? ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है बेटा कि साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शन कंप्राइजिंग द 395 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस प्रोविजंस फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट इंटर रिलेशन। क्लियर बेटा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज कितना है बेटा? कंप्लीटली वो 22 सेक्शंस में डिवाइडेड है। टोटल 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद बेटा, और टोटल 8 अपेंडेंट्स जो आज के समय में 12 है, जिनको हम परिशिष्ट कहते हैं। ये अनुच्छेद मतलब कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर का पूरा टॉपिक, और उस टॉपिक के अंदर जो लॉज के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग जो कुछ भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है बेटा उसको परिशिष्ट कहा जाता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे 395 आर्टिकल्स की बात हुई है, तो आपने अभी बहुत पिछले साल एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, बराबर? तो आर्टिकल 15 में समाज के जो वो जाति ज्ञाति के ऊंच नीच के भेदभाव या समानता का भाव है ना बेटा, उसके बारे में बताया गया था कि भाई देश के हर एक नागरिक को अधिकार तो समान मिले हैं, तो भी आज भी समाज में उसको स्टेटस के लिए क्यों लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आप समझ सकते हो बेटा कि व्हाट इज आर्टिकल एंड व्हाट इज अपेंडेंस। क्लियर? देन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज द प्रोविजन फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट इंटर रिलेशन। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट इंटर रिलेशंस यानी कि जो हमारा सेंट्रल और स्टेट बेटा, ये दो टाइप की जो हमारी गवर्नमेंट है इनके बीच में एक तरीके से बेटा ये कोलैबोरेशन करता है, इनके रिलेशंस को इंटर रिलेशंस को बांध के रखता है। फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल फॉर द पॉलिटिकल पॉलिसीज, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट and deprived groups. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive and detailed written compared to other constitution. ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली बेटा। फंडामेंटल राइट्स की बात है, ड्यूटीज़ की बात है, जुडिशरी सिस्टम की बात है, इलेक्शन कमीशन कैसे वर्कआउट करेगा,
जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उनके फंक्शंस क्या होंगे, माइनॉरिटीज़ है, शेड्यूल कास्ट है, जो डिप्राइव्ड ग्रुप है, जो बैकवर्ड ग्रुप है, उनके लिए किस तरीके से बेटा ड्यूटीज़ और राइट्स की बात होगी, उनके मतलब उनको किस तरीके से अलग अलग वे में बेटा एक तरीके से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती है, ये फैसिलिटीज़ उनके लिए इसलिए अवेलेबल करवाई जाती है ताकि भले ये समाज के एक छोटे वर्ग से आते हैं या फिर इनकी पॉपुलेशन बहुत कम परसेंटेज में है बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी भारत के नागरिक हैं और इनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। तो साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा इन सारे टॉपिक्स को क्लियरली लिया गया है और डिटेल्ड और एक्सटेंसिव वे में समझाया गया है। सिंगल सिटीजनशिप in America, dual citizenship is given, one for the United States of America and another for the state citizenship. But in India, there is only the single citizenship, irrespective of any region or the state of the country. Only the citizen of Jammu and Kashmir have this dual citizenship, one for India and another for the state of Jammu and Kashmir. इस लास्ट लाइन को अब हमको निकाल देना है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब बेटा यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। आर्टिकल 370 वहाँ से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पास एक जो स्पेशल स्टेट का स्टेटस था उसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब भारत में भी इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है बेटा, हमारे पास एक नागरिकता का अधिकार है। बट अमेरिका के अंदर स्टेट और सेंट्रल की सिटीजनशिप्स अलग अलग होती है, ठीक है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। हमारे इंडिया में वन एंड ओनली कश्मीर ही ऐसा स्टेट था जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप थी, स्टेट की अलग और सेंट्रल की अलग। इसमें देखा जाता है बेटा कि जहाँ पे स्टेट सिटीजनशिप यानी ड्यूअल सिटीजनशिप्स होती है वहाँ पे स्टेट में रहने वाले नागरिकों के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसे कश्मीर के लोगों के पास थे कि भाई वही लोग वहाँ पे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं बाय बर्थ सिर्फ उस स्टेट में वही रह सकते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, वही काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ की बेटियाँ अगर बाहर के स्टेट में शादी करें तो उनको वहाँ की प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे अंदर पेचेस होते हैं। पर हमारे इंडिया के अंदर अब क्लियरली कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक अकेला कश्मीर था, वो भी आर्टिकल 370 हटाने के बाद उसका एक जो स्पेशल स्टेट का जो एक स्टेटस था उसको हटा दिया गया है। ओके, अब आ जाते हैं 4 नंबर पर, द सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, सेंट्रल का जो एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है बेटा, तो हम मान के चल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं बेटा कि जो केंद्र है बेटा उसका एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग जो तंत्र होता है वो किस तरीके से काम करता है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, देयर इज़ अ नाउ एनी रेफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ऑफ द स्टेट इज द सेंटेंस्ड यूज फॉर इंडिया। क्लियर, जैसे अमेरिका के अंदर बेटा फेडरल स्टेट वर्ड यूज होता है, लेकिन हमारे इंडिया में फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी फेडरल और यूनियन हमने यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ किया है। क्लियर, भारत स्टेट्स का समूह है बेटा। ओके, तो यूनियन ऑफ स्टेट ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, हम फेडरल वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है बेटा, लेकिन फिर भी फेडरल और यूनियन इन दोनों ही फॉर्म्स के अंदर बेटा बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, इनको हम अलग करके देख सकते नहीं हैं। कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं बस जिसमें ये थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं, बाकी यूनियन और फेडरल दोनों ही वर्ड सेम है और इसके बेस पे जो फिजिक्स तैयार होता है उसमें भी सिमिलैरिटीज़ होती है। अ परमानेंट एंड इनवर्जिबल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड इट्स कॉम्पोनेंट स्टेट इज इंडिकेटेड। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड नाउ नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेकेंड इट। ठीक है बेटा, किसी भी स्टेट के पास बेटा सेकेंड इट मतलब सेकेंड का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट बेटा उसको एक तरीके से विड्रॉ नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर जो एक फिजिक है उस फिजिक के दायरे के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता है, वो यूनियन ऑफ स्टेट का हिस्सा है। यानी कि सेंट्रल के कंट्रोल में उसके सारे अधिकार आते हैं। सेंट्रल से ऊपर जाके बेटा कई नो डाउट हमारे यहाँ स्टेट्स को भी अधिकार दिए गए हैं बेटा, लेकिन उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फिजिक प्रिपेयर किया है कि स्टेट को ये सारे राइट्स यूनियन ऑफ स्टेट के तहत दिए गए हैं, तो वो हमारे संविधान के ऊपर नहीं जाएगा। Thus, India is a union of state, yet it's some elements of the federal government. In Indian Federation, there are the two sets of government, the union government and the state government. The constitution has clearly marked the areas of functioning for both the kinds of government. Clear बेटा, हमारा जो फेडरल
स्ट्रक्चर है हमारा जो इंडियन फेडरेशन है, 2 स्टेट्स में डिवाइडेड है, दैट द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली मार्क द एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट. और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर मार्क किया है कि दोनों ही गवर्नमेंट किस पर्टिकुलर एरियाज में रह के काम करेंगे. एरियाज का मतलब है बेटा उनके पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट्स द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इनटू द डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. क्लियर. अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको 8th स्टैंडर्ड में भी पर्टिकुलरली ये जो 3 फॉर्म्स है ये डिवाइड करके दिए हुए थे, सेम एज उसी चीज़ को बताया गया है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं. दैट द यूनियन लिस्ट कंप्राइज ऑफ द 97 सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक अ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. यानी कि ऑल ओवर द कंट्री बेटा जो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें रूल्स रेगुलेशन हर एक स्टेट को भी सेम एज वही फॉलो करने पड़ेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. बैंकिंग फैसिलिटीज सब जगह एक तरीके की होनी चाहिए. रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट है, टेलीग्राफ है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है बेटा, डिफेंस है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट लिस्ट. The state list comprises of the 66 subject. The state list comprises of those the important subject on which the state legislature house can pass the laws. Subject like law and order, state government institution, agriculture and irrigation, health, land, interstate trade and commerce are included. State list में total कितने subjects है बेटा? Total 66 subjects है. Okay, union list में कितने subjects थे? Total 97 subjects थे. Clear? State जो है बेटा उसके इंटरनल रिलेशंस, उसके लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, कॉमर्स और ट्रेड है बेटा, ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है. जैसे कि हमारा गुजरात राज्य है, ठीक है, हमारा गुजरात स्टेट है, तो हमारे स्टेट के लॉज एंड ऑर्डर्स, ठीक है, हमारे स्टेट के जियोग्राफिकल कल्चरल फॉर्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें बनी होगी. क्लियर. हमारे स्टेट का ट्रेड रिलेशन नेबरिंग स्टेट के साथ और अनदर कंट्रीज़ के साथ इवन, बराबर, नो डाउट इसमें इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस भी हमारे ऊपर लाए जाते हैं जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, लेकिन फिर भी स्टेट के पास एक लिमिट तक जो है पावर्स होता है बेटा, वो अपने इस तरीके के लॉज एंड ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से यूनियन के पावर्स डिवाइडेड है बेटा, और स्टेट लिस्ट में भी उसके पावर्स डिवाइडेड हैं. If there is a failure of the law and order in the state, the union government with consent or against the will of the state can and reserve the police force. लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट बेटा लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से लागू करवाने में या उस तरीके से पर्टिकुलर एडमिन करने में फेलियर साबित होती है बेटा, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट में बिल ला सकती है और कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर बेटा रिजर्व्ड पुलिस फोर्स मतलब उसको सेंड कर सकती है अगर उसके इंटरनल कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. तो उस समय यूनियन जो है कंप्लीटली स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा. ओके. अब यहाँ पे देखो थर्ड लिस्ट पे आ जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों ही वर्कआउट करते हैं. टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं. कितने बेटा? 47. आपको तीनों के याद रखने हैं. सेंट्रलाइज्ड 97 सब्जेक्ट, स्टेट 66 सब्जेक्ट एंड बोथ 47 subjects. In addition to this, the Constitution provide for a third list that is called the concurrent list, which consists of the subject of the common concern both to the central and the state government. The central and the state government can pass a laws on the subject. The concurrent list has a 47 subject. This list includes the subject like a criminal and the civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. Okay. यहाँ पे बेटा स्टेट और यूनियन बोथ वर वर्किंग टुगेदर, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों उस सब्जेक्ट पे एक साथ में काम करते हैं. समझ लो कि 50-50% पावर डिवाइडेड है. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा जो खास करके लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बेटा क्रिमिनल है, सिविल प्रोसीजर्स है, ये पूरे देश में एक जैसी होगी. बराबर. कोई भी स्टेट बेटा सेंट्रल के ऊपर जाके कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कुछ लॉज नहीं बना सकता है कि भाई हमारे कंट्री में तो हमारे स्टेट में तो प्रॉपर्टी के ये लॉज होंगे, जैसे कि स्पेशली हमारे यहाँ कश्मीर में पहले थे.
ओके, अब तो उसको भी हटा दिया गया है क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूवल है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैरिज है, डिवोर्स है, इसके भी जो लॉज है वो भी पूरे कंट्री में एक जैसे होंगे। कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई हमारे यहाँ मैरिज के लिए जो एजेस है, जैसे कि वुमेंस की 18 ईयर्स और मैन पर्सन की 21 है, तो कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मेरे यहाँ पे तो वुमेंस की हम 21 कर देते हैं और मैन पर्सन की 25 कर देते हैं। क्लियर? तो ऐसा कोई भी अलग तरीके से रूल्स रेगुलेशन बन नहीं सकता है बेटा। एक पूरी यूनियन ऑफ स्टेट की जो पूरी फिजिक है बेटा, उसको जोड़ के एक कंट्री चलता है। तो यहाँ पे लॉज एंड ऑर्डर्स को बिल्कुल एक साथ लेकर चला जाता है। तो ये कंकरेंट लिस्ट के 47 सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग और ट्रेड यूनियन, इनके भी जो पर्टिकुलर लॉज एंड ऑर्डर्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से बेटा इंटरनेशनल और नेशनल जो है बेटा हमारी जो एक पर्टिकुलर संरचना है उसको ध्यान में रख के की जाती है। तो यहाँ पे आपको तीनों लिस्ट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ यूनियन लिस्ट, व्हाट इज़ स्टेट लिस्ट एंड व्हाट इज़ कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा रेजिड्यूरी पावर। ओके, अब रेजिड्यूरी पावर को समझने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि व्हाट इज रेजिड्यूरी पावर। तो यहाँ देखो बेटा कि द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन द रेजिड्यूरी पावर। ये स्पेसिफिकली ना यूनियन को अलॉट किया गया है ना ही स्टेट को अलॉट किया है। मैटर दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिवीजन ऑफ पावर आर नोन एज रेजिड्यूरी पावर। जिन मैटर्स को बेटा डिवीजन ऑफ पावर में किसी भी तरीके की सत्ता विशेष में उसको बांटा नहीं गया है बेटा, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर पावर्स को हम एक तरीके से शेष सत्ता के पावर इस तरीके से हम मान के चल सकते हैं। ओके, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेचर ऑन दिस रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बेटा, उसको रेजिड्यूरी पावर्स का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी लॉ है बेटा, उसको एक तरीके से बनाने का जो पूरा का पूरा कंप्लीट राइट्स है वो किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी हमारे देश की केंद्र सरकार के पास होता है। यानी कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो हमारी दिल्ली के अंदर बेटा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसके पास होता है। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज डन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, ठीक है बेटा, वो पर्टिकुलर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देश में कैसे होगा, ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर सेंट्रल वर्क करता है। फिर है बेटा एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। जो टैक्सेस है बेटा, कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्सेस कितने लगेंगे, और सैलरीज पे या फिर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कितना पे अप करना होगा, और दूसरे अदर मेजर टैक्सेस हैं। पर्टिकुलर इसका जो जो भी डिसीजन लेना है बेटा, उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, इसमें स्टेट इंटरफियर कर सकता नहीं है। while the sales tax, revenue tax, entertainment tax, education tax, which are having the meager financial resources are decided by the state government। बराबर? अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी बेटा पर्टिकुलरली कुछ टैक्सेस है, जैसे कि सिंपल है भी, वो सेल्स टैक्स अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज़ और इन चीज़ों के ऊपर, और एग्रीकल्चर इनके ऊपर बेटा रेवेन्यू टैक्सेस हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स हो सकता है, एजुकेशन का टैक्स हो सकता है। क्लियर? और इस तरीके के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल रहता है, ये पावर स्टेट को दे दिए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली रेजिड्यूरी पावर्स है। ज़्यादातर रेजिड्यूरी पावर्स का कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स नीचे दिए उसमें स्टेट जो है अपने पावर्स को यूज़ कर सकता है। क्लियर? अब इसके बाद जो 5th नंबर का टॉपिक है वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।